बहुधा राजस्व भुगतान करने में असमर्थता के कारण किसान को महाजन से ब्याज की ऊंची दरों पर कर्ज लेना पड़ता था, मगर एक बार कर्ज में फंसने के बाद उनके लिए उससे निकल पाना मुश्किल हो जाता था। महाजन एक तो ऊंची दरों पर ब्याज लेता था और दूसरे गलत हिसाब किताब, जाली हस्ताक्षर और कर्ज की वास्तविक रकम से अधिक रकम पर अंगूठे लगवाकर इन किसानों को कर्ज की नई किस्तों में डुबोते चले जाते थे। अंततः उन्हें अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ता था। ये सूदखोर महाजन गरीबों और मजबूर किसानों की बहू बेटियों की इज्जतों से भी खिलवाड़ करते थे। इस तरह किसानों को सरकार, जमींदार और महाजन के तिहरे बोझ तले पिसना पड़ता था। ब्रिटिश भू राजस्व नीति का सबसे अच्छा वर्णन हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने अपने गोदान में वर्णित किया है। उसमें एक कथन आता है कि जो भारतीय किसानों की स्थिति का वर्णन करता है कि कर्ज बिन बुलाए मेहमान की तरह है, जो एक बार घर में आ जाए तो जाने का नाम नहीं लेता। तो इस पुस्तक में प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन पर ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों, उसकी आर्थिक नीतियों के दुष्प्रभावों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कृषि संबंधी एक और परिवर्तन आया, वह था कृषि का वाणिज्यिकरण। कृषि के वाणिज्यिकरण का अर्थ है कि कृषि फसलों का उत्पादन अब अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि बाजार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाना था। इस समय तक कृषि एक जीवन यापन का मार्ग था, न कि व्यापारिक प्रयत्न। लेकिन अब बाजार की मांग के अनुसार कृषकों को कपास, पटसन, मूंगफली, नील, तिलहन, गन्ना, तंबाकू, चाय, रबड़ आदि वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन शुरू करना पड़ा। दुर्भाग्य से इसका लाभ भी कृषकों को न होकर दलालों को होने लगा। अनाज न उत्पादन होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष की स्थिति में किसानों की मौत होने लगी, क्योंकि जब खाद्यान्न को छोड़ करके इन लोगों ने नगदी फसलों की खेती करना प्रारंभ किया था। 1800 ईस्वी तक भारतीय उद्योग धंधे केवल कुटीर उद्योग के बल पर संसार में सबसे अधिक विकसित थे। ग्रामीण दस्तकार एवं शिल्पकार विभिन्न उत्पादों को शहरों में बेच आते थे और इस तरह अपनी जीविका एक सुसंपन्न व्यक्ति के रूप में चलाते थे। किसान भी अपने अतिरिक्त समय में हस्तशिल्प के कार्यों से आजीविका का अर्जन करते थे। उसी समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने ग्रामीण दस्तकारी और हस्तशिल्प उद्योग पर गहरा कुठाराघात किया। सूत कातने, सूती कपड़ा बुनने के उद्योग को सबसे करारा धक्का लगा। रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योग की हालत भी अच्छी नहीं थी। लोहा, मिट्टी के बर्तन, तेल घानी, चमड़ा शोधन और रंगाई की हालत भी बुरी हो गई थी। रेलवे द्वारा ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के देश के सुदूर गांवों में पहुंचाने और परंपरागत उद्योगों की जड़ें खोदने में सहायता मिली। बेरोजगार दस्तकार और शिल्पकार, खेतिहर मजदूर और छोटे काश्तकार बनने के लिए बाध्य हुए। 19वीं शताब्दी के अंत तक कृषि के सहारे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 80% तक हो गई थी। इस प्रकार किसानों और शिल्पकार के बीच सदियों से बनी सामंजस्यता को गहरा ठेस लगा। कृषि पर
जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, अत्यधिक भू राजस्व निर्धारण, जमींदारी प्रथा के पनपने, बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता और किसानों की बढ़ती हुई दरिद्रता के फलस्वरूप भारतीय कृषि गतिहीन होने लगी और यहाँ तक कि उसका अपकर्ष होने लगा। इसके अतिरिक्त सिंचाई के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि एकमात्र उसके द्वारा ही कृषि को बाढ़ और अनावृष्टि की विनाश लीला से बचाया जा सकता था। गांव की सामाजिक संरचना पर इन सब कारकों का मिलकर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कृषि में आए अंतर्विरोध बने रहे। उसने सामाजिक तनाव तथा राजनीतिक असंतोष को उभारने में मदद की। उसकी अभिव्यक्ति अक्सर फूट पड़ने वाले किसान विद्रोहों के रूप में देखी जा सकती है, जैसे 1859-60 का नील विद्रोह, 1873 का पावना विद्रोह, 1875 में दक्कन खेतिहर दंगे, 1875 से 79 के दौरान भड़के विद्रोह तथा 1894 में असम के खेतिहर दंगे इत्यादि, जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभरते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत के ग्रामों तथा ग्रामीण जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। थैंक यू।